हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज आपके लिए ईजमेंट एक्ट 1882 का लेकर के आया हूँ। इसके एमसीक्यू आप आज देने जा रहा हूँ। तो इसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग ले लेते हैं जिससे कि आपको आसानी रहे इसके एमसीक्यू समझने के लिए। चूँकि जो भी एजीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं इनसे ये जो एक्ट है थोड़ा सा रूटीन में ना होने की वजह से एलएलबी के बाद हम लोग जनरली तैयारी के उद्देश्य से ही इन एक्ट को देखते हैं। बाकी इनसे कोई ज़्यादा वास्ता नहीं रहता हम लोगों का, तो ये इसलिए हम लोग इसका थोड़ा बेसिक ले लेते हैं। तो देखो, इसका रिलेशन जो है फ्रेंच से आया। कॉमन लॉ हाउस ने इसको, जो कॉमन लॉ हाउस होते हैं वो उनके माध्यम से ये आया हमारे पास। चूँकि संकलन तो यहीं हुआ, इन्हीं के जो डिसीजंस होते थे। क्योंकि ये जो कॉमन लॉ हाउस होते थे, कोर्ट्स होते थे, ये साम्य और न्याय शुद्ध अंतःकरण पर आधारित होते थे। इनके जो भी डिसीजंस होते थे इन्हीं पर निर्भर करते थे और इन्हीं तीनों को बेस बना करके ही ये अपने निर्णय दिया करते थे। तो वो धीरे धीरे डेवलप होता गया और हमारे इंडिया में ज़रूरत पड़ी 1882 से ही हमारे यहाँ आया, तब से इसका यूज भी हुआ। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो खैर, ये एक छोटा सा बेसिक था, इसका कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम वगैरह से, लेकिन ये हमें थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए इसके संबंध में। और ये जो एक्ट है हमारे यहाँ 1 जुलाई 1882 से लागू किया गया था और इसमें जो सेक्शन हैं, टोटल सेक्शन 64 हैं। टोटल सेक्शन 64 हैं और जो टोटल चैप्टर हैं वो 6 हैं। तो ये एक मोटा सा क्वेश्चन हो सकता है। टोटल चैप्टर्स पूछे जा सकते हैं, टोटल सेक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो ये एक हुआ। दूसरा ये हुआ कि हमें इस ईजमेंट एक्ट को पढ़ने के लिए 2 तरह की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। एक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डोमिनेंट, प्रॉपर्टी या हेरिटेज, और दूसरी होती है सर्विएंट। सर्विएंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ये सर्विएंट हेरिटेज कह सकते हैं। इसको हम अधिष्ठायी संपत्ति और इसको हम अनुसेवी संपत्ति कहते हैं। अब वो इसलिए कहते हैं कि जिस संपत्ति पर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक संपत्ति ये है और एक संपत्ति ये है हमारे पास। अगर इस संपत्ति का कोई अधिकार इस पर से होकर गुजरता है या इसके पास कोई ऐसा अधिकार है जिससे वो इसकी संपत्ति में कोई ना कोई राइट प्राप्त कर सकता है, तो जिसका है वो डोमिनेंट होगी और जिस पर है वो सर्विएंट होगी। इतना आपको याद रखना है इसको समझने के लिए। ये अधिष्ठायी संपत्ति होगी, ये अनुसेवी संपत्ति होगी। इसका स्वामी अधिष्ठायी स्वामी कहलाएगा, इसका अनुसेवी स्वामी कहलाएगा, इसका मालिक और इसका मालिक अधिष्ठायी स्वामी कहलाएगा। तो इस तरह से ये 2 तरह की संपत्ति हमारे पास होती हैं और इस व्यक्ति की संपत्ति पर से जो राइट है उस राइट को हम ईजमेंट राइट
बोलते हैं। कुल मिला के ये हमको समझना है। ईजमेंट का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में दिया गया है, तो ये सेक्शन 4 इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग MCQ के माध्यम से समझ लेंगे। बस हमको ये जानना है कि ईजमेंट का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में दिया गया है, ये हमको पता होना चाहिए। और जो टाइप्स ऑफ ईजमेंट है वो सेक्शन 5 में दिया गया है, तो इसमें तो डेफिनेशन दी गई है। और जो सेक्शन 5 है इसमें हमको टाइप्स ऑफ ईजमेंट दिए गए हैं। तो ये 2 सेक्शन हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए। ये बहुत इजी सेक्शन है और ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, तो जो एचएस के काम का है, हमारे काम का है, प्रिपरेशन के काम का है, सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे और उतना ही हमें नॉलेज चाहिए, उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एचएस निकाल करके न्यायाधीश पद को प्राप्त करना है, प्रोफेसर नहीं बनना है। तो हमारा उद्देश्य, हमारा एटीट्यूड प्रोफेसर वाला नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखना, बहुत लंबा लेक्चर देना, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको जुडिशियस होना चाहिए। सिलेक्टेड, सॉलिड और नेसेसरी चीज़ें ही आपको कलेक्ट करनी है एग्ज़ाम को कंफर्म करने के लिए। तो अब चलिए सेक्शन 4 को मैं थोड़े से में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से वही, हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं, एक प्रॉपर्टी ये बी है। अब हम इसको ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, तो इस सेक्शन 4 को हमें समझना है। तो सेक्शन 4 को समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कोई भूमि होनी चाहिए और उस भूमि का स्वामी होना चाहिए, अधिभोगी होना चाहिए। तो मान लीजिए एक ये भूमि है और इसका कोई अधिभोगी या स्वामी है। अब ये व्यक्ति अपनी भूमि का जितना अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहेगा वो करेगा, क्योंकि इसने ज़मीन लिया ही इसीलिए है। तो ये बेहतर यूज करना चाहेगा अपने इस ज़मीन के लिए, जितना बेहतर ये कर सकता है। तो अब इस ज़मीन का बेहतर यूज करने के लिए अगर किसी दूसरे की भूमि पर में से दूसरे की भूमि का उपयोग करना पड़ जाए किसी कारणवश इसको, वो भी हम लोग आगे देखेंगे क्यों, तो ये कर सकता है। ये व्यक्ति इस भूमि में अपनी भूमि का फायदाप्रद उपयोग करने के लिए जो भी कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये पहले है और ये बाद में है, इस व्यक्ति को यहाँ से अपने घर का जो निस्तार का पानी है उसको निकालने के लिए एक नाली बनानी है, और उस नाली को मेन नाली पे, जो ये मेन नाली है यहाँ से मान लीजिए जा रही है, तो ये यहाँ से पाइप निकाल करके इस नाली पर पे तो जोड़ सकता है। और जब ये पाइप इस नाली पे जोड़ेगा तो ये प्रॉपर्टी बी के घर के सामने से या इसका जो द्वार होगा, चबूतरा होगा, उसको काटना भी पड़ सकता है या उससे सटा के भी जा सकती है। तो ये इस नाली को यहाँ ले जाएगा, ये इसका राइट है, ये व्यक्ति इसको मना नहीं कर सकता, बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। इसको ये नाली यहाँ से जाने देनी ही होगी। ये व्यक्ति इसको रोक नहीं सकता। तो ये व्यक्ति अपने मकान, अपनी ज़मीन, अपनी भूमि का फायदाप्रद उपयोग करने के लिए जो भी राइट इस व्यक्ति के अगेंस्ट रखता है, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रखता है, वो राइट ईजमेंट कहलाता है। ये बात समझ आई। तो ये एक अधिभोगी संपत्ति होगी, एक जिस पर से वो राइट रखता है वो अनुसेवी संपत्ति होगी। तो किसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी अपनी भूमि के फायदेप्रद उपयोग के लिए किसी अन्य की भूमि में, ध्यान रखना यहाँ बात, कुछ करने
to do something or not to do something. का जो राइट रखता है, यही राइट ईजमेंट कहलाता है। इतना आपको दिमाग में रखना है बस एमसीक्यू को समझने के लिए। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो जैसे जल निकास का अधिकार हो गया, नाली बनाएगा, जल निकासी का अधिकार हो गया, है ना। अगर मान लीजिए यही व्यक्ति ने कुछ मकान बनवा रखा है जिसमें इसने किसी दीवार में अपनी खिड़कियां वगैरह कर रखी हैं, कोई खिड़की कर रखी है प्रकाश के लिए, वायु के लिए कोई खिड़की कर रखी है, तो ये भी इसका सुखाधिकार है। ये व्यक्ति उसको बंद नहीं कर सकता, यदि वो उचित हैं तो बंद नहीं कर सकता। जल लेने का अधिकार है। मान लीजिए कि कोई जलाशय है जो सार्वजनिक जलाशय है, जहाँ से सब लोग पानी लेके आते हैं, या और वो जलाशय ऐसी जगह है, मान लीजिए यहाँ पर, यह घर मकान के पीछे है। अब मकान के पीछे है और वो जल लेने के लिए हो सकता है कि इन व्यक्तियों को जो घर के ज़रूरत के लिए जल, पानी, वाटर लेने के लिए इस संपत्ति का उपयोग करके जाना पड़े या इसके घर से बने हुए रास्ते का उपयोग करके जाना पड़े, तो भी ये जाएगा, ये व्यक्ति मना नहीं कर सकता। ये भी ईजमेंट होता है ना। अगर कोई उस ज़माने की बात है, अगर कोई लोग पशु रखते थे तो पशुओं को चराने का जो अधिकार था वो भी ईजमेंट के अंतर्गत आता था, है ना। अगर पार्श्विक सहारे का अधिकार है, मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, इसका एक मकान बना हुआ है, यहाँ पर भी एक मकान बना हुआ है, तो ये दीवार और ये दीवार आपस में जुड़ करके तो जाएगी, ये बीच में गैप तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो दोनों को नुकसान होगा। तो अगर ये व्यक्ति का मकान पहले से बना हुआ है, अब ये व्यक्ति अपना मकान बनाना चाह रहा है, तो ये व्यक्ति अपना मकान इसी दीवार के सहारे ही अपनी दीवार लेकर के ऊपर ले जाएगा, जिससे दोनों का भला होगा। तो ये व्यक्ति मना नहीं कर सकता, वो जाएगा। तो इसे कहते हैं पार्श्वी सहारे का अधिकार कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे अधिकार होते हैं। और आजकल एक अधिकार जो ईजमेंट चल रहा है वो वायु को प्रदूषित होने से रोकने का अधिकार भी चल रहा है। इसीलिए शहरों के अंदर, बस्तियों में, घनी बस्तियों में, रिहायशी इलाकों में, आबादी इलाकों में कारखाने या फैक्ट्री जो हैं, जो हवा को प्रदूषित कर सकते हैं या कुछ ऐसे विषैले या विषाक्त धुआं छोड़ने वाले होते हैं, उनको उसके अंदर लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उन्हें शहर के बाहर या ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जिससे शहर के अंदर की जो या उस आसपास की जो एयर है वो प्रदूषित ना हो। तो ये एक बेसिक है। अभी सेक्शन 5 का थोड़ा सा हम बेसिक लेते हैं, फिर सीधे एमसीक्यू पर चलते हैं। मैं कुछ सेक्शंस अभी बताऊंगा जो हमें देखने हैं एचजीएस की वजह से, और बस उतने से ही हमारा काम चल जाएगा। अब हम सेक्शन 5 को देख लेते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ ईजमेंट बताए गए हैं। तो वो जो टाइप्स ऑफ ईजमेंट हैं वो किस किस सेक्शन पे हैं और क्या क्या हैं। तो इसमें जो पहला है आवश्यकता का सुखाधिकार। आवश्यकता जनित ऐसे अधिकार जो आवश्यकता से उत्पन्न होते हैं और जैसे ही आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो उस अधिकार भी समाप्त हो जाता है। तो इसको हम अगर इस तरह से समझना चाहें कि सेक्शन 13 में आवश्यकता का अधिकार बताया गया है, आवश्यकता जनित अधिकार बताया गया है। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ये मकान है या एक व्यक्ति की ये संपत्ति है और दूसरे व्यक्ति की ये संपत्ति है और पीछे से कोई रास्ता नहीं है,
या तो आप पहाड़ समझ लीजिए या मकान समझ लीजिए कि तमाम मकान बने हुए हैं, पीछे से कहीं रास्ता नहीं है और इधर से भी कोई रास्ता नहीं है। और ये यहाँ पर मान लीजिए तालाब है या कुछ भी है, यहाँ से भी रास्ता नहीं है। अब ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, रास्ता यहाँ से है। अब इस व्यक्ति के पास ये जो मेन रोड है, इस रोड पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। तो इस व्यक्ति को इस रास्ते में आने के लिए इस व्यक्ति को रास्ता देना पड़ेगा, कहीं से भी देना पड़ेगा। ये एक ही आवश्यकता है, उसे देना ही पड़ेगा। अगर ये ए को रास्ता नहीं देगा तो ये ए जो है अपनी भूमि या भवन का फायदाप्रद उपयोग बेनिफिशियरी यूज नहीं कर पाएगा, बेनिफिशियल नहीं होगा उसके लिए। तो इसको देना ही पड़ेगा, ये आवश्यकता का है, आवश्यकता जनित अधिकार है। और अगर भविष्य में कभी भी हो सकता है यहाँ प्लेन हो जाए और एक रास्ता इधर से घूम के या इधर से घूम के इधर कहीं निकलता है और उसकी वजह से ए को इधर से कहीं रास्ता आसानी से मिल जाता है, तो फिर बी पर इसका अधिकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके पास विकल्प आ चुका है, अब आवश्यकता नहीं रह गई है। तो जैसे ही आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तो ये आवश्यकता जनित अधिकार भी समाप्त हो जाएगा, सेक्शन 13 बोलता है। तो ये आप पेयर में आप देख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया आवश्यकता जनित कैसे होता है, इसको भी थोड़ा सा जान लिया। इसके बाद हमें सेक्शन 15 देखना है। सेक्शन 15 में बताया गया है चिरभोगा अधिकार, यानी कि ऐसा अधिकार जो आप लगातार बिना विघ्न और बाधा के किसी भी ज़मीन पर, किसी के ज़मीन पर 20 वर्षों से 20 ईयर्स कंटिन्यूसली 20 ईयर्स आप लगातार यूज कर रहे हैं उस अधिकार को, तो हम कहेंगे कि ऐसे अधिकार को चिरभोगा अधिकार द्वारा प्राप्त किया गया है। अगर यही संपत्ति गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट संपत्ति पर भी ये है, गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी होती है उस पर अगर यही अधिकार लगातार बिना किसी विघ्न बाधा के, यानी कि सरकार ने भी आपको नहीं रोका टोका है, लगातार 30 ईयर्स तक यदि आप रख रहे हैं तो ये चिरभोगा अधिकार द्वारा प्राप्त अधिकार मान लिया जाएगा और ये सुखाधिकार कहलाएगा, यह चिरभोगा अधिकार कहलाएगा। चिरभोगा अधिकार द्वारा यानी कि बहुत समय से लगातार अधिकार का प्रयोग करने के बाद वो अधिकार आपका सुखाधिकार बन गया है। इतना आपको इसमें जानना है, 20 वर्ष 30 वर्ष इसमें जानना है। इसके बाद सेक्शन 18 भी जान लीजिए। यही सेक्शन 18 बस जनरल थोड़ा जानना है। ये रूढ़ गति जनित अधिकार होता है, रूढ़ियों के द्वारा प्राप्त सुखाधिकार होता है। तो अगर कोई रूढ़ी बनी हुई है, कोई प्रथा बनी हुई है, सेक्शन 18 में रूढ़ी या प्रथा के बारे में बताया गया है, तो कस्टम के बारे में बताया गया है। तो अगर कोई ऐसा अधिकार जो रूढ़िजन्य है, रूढ़ जनित है, प्रथा द्वारा प्राप्त है, या कोई ऐसी प्रथा है जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई एक ज़मीन है जो सालों से यूं ही पड़ी है, लोग उससे आ जा रहे हैं लगातार, और उनके आते जाते एक पगडंडी सी बन गई, एक रास्ता सा दिखने लगा, तो अब एक प्रथा सी बन गई है इस यहाँ से होकर के गुजरना। तो अगर ऐसी कोई प्रथा बन गई है तो अब यहाँ पर आने जाने का जो अधिकार है वो प्रथागत अधिकार है, वो कोई कानूनी अधिकार नहीं है उसका। तो लोगों का आना जाना यहाँ पर, या कोई फील्ड है, कोई जगह है जहाँ पर लोग पशु चराने जाते थे, तो एक सिस्टम बन गया है, एक प्रथा बन गई है, एक कस्टम बन गया है कि लोग वहाँ चराने अपने पशुओं को चराते हैं, चराने जाते हैं। या यहाँ से कोई घास वगैरह ले जाना,
भी एक प्रथा के अंतर्गत आएगा। तो इसको आप बस इतना मान लीजिए, इतना जान लीजिए कि ऐसा कोई अधिकार जो किसी रूढ़ प्रथा या कस्टम के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे रूढ़जन्य कहते हैं। और रूढ़जन्य सुखाधिकार को धारा 18 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम में बताया गया है। बस इतने से ही हमारा काम चलना है, चूँकि इससे ज़्यादा उसमें है ही नहीं। अब दूसरा हम देख लेते हैं, एक अधिकार है सतत और असतत। तो सतत और असतत जो अधिकार हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस जो राइट हैं, वो सेक्शन 5 में बताए गए हैं। तो जो टाइप्स ऑफ हम ईजमेंट देख रहे हैं उसमें ये जो टाइप्स हैं सेक्शन 13, 15, 18 और इसके बाद वो जो सेक्शन 5 है उसमें उसके जो प्रकार बताए गए हैं वो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दो तरह के उसमें प्रकार बताए गए हैं। तो जो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस राइट होता है, एक डिसकंटिन्यूअस तो ये प्रकार है। और भी दो प्रकार होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। आइए एक बार देख लेते हैं ये सारे जो टाइप्स ऑफ ईजमेंट होते हैं सेक्शन 5 में दिए गए हैं। तो उसमें जो टाइप्स होते हैं वो कंटिन्यूअस राइट होता है, कंटिन्यूअस ईजमेंट का राइट होता है। कुछ ऐसे ईजमेंट राइट्स होते हैं जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, डायरेक्ट या अपैरेंट, डायरेक्ट या अपैरेंट राइट होते हैं, इनडायरेक्ट या नॉन अपैरेंट राइट होते हैं। इस तरह से ये टाइप्स दिए गए हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होते हैं उनमें थोड़ा सा आप फ़र्क समझ लीजिए। जो कंटिन्यूअस ईजमेंट राइट्स होते हैं इनका उपयोग मनुष्य के कार्य के बिना जारी रहता है, यानी कि इसमें मनुष्य के कार्य की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूअस ईजमेंट के लिए मनुष्य की कार्य की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सन आएगा तो सबको मिलेगा, अगर आपकी खिड़की है वहाँ तो आपकी खिड़की से भी आएगा। तो जैसे कि प्रकाश का, वायु का, प्योर एटमॉस्फेयर का जो राइट है ये कंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस जो होता है ईजमेंट राइट, वो इसमें मनुष्य के कार्य की आवश्यकता पड़ती है। ये जो डिसकंटिन्यूअस होता है ये ऐसा सुखाचार होता है जिसके उपयोग के लिए मनुष्य के कार्य की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मार्ग का अधिकार। तो अगर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। पॉजिटिव होता है किसी को किसी की प्रॉपर्टी पर कुछ करने का अधिकार है, पॉजिटिव है। कुछ ना करने का अधिकार है, वो नेगेटिव है। वो डेफिनेशन सेक्शन 4 में मैंने बता दिया था। इस तरह से डायरेक्ट या अपैरेंट जो राइट्स होते हैं वो आप जान लीजिए कि ये जो जिसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो जो प्रकट सुखाचार होता है, अपैरेंट होता है, उसको हम देख करके बता सकते हैं। यानी कि इसका कोई ना कोई साइन जरूर होगा, कोई ना कोई सिंबल जरूर होगा इसके लिए। आप देख करके, अगर समझदार समान प्रज्ञा बुद्धि के व्यक्ति हैं तो आप देख करके बता देंगे कि ये सुखाचार है, ये प्रकट सुखाचार है, क्योंकि उसका कोई ना कोई, उस सुखाचार का कोई ना कोई चिन्ह जरूर होगा और वो दिखाई देगा। और इसी तरह जो नॉन अपैरेंट या इनडायरेक्ट जो ईजमेंट होते हैं इनका कोई चिन्ह नहीं होता, इनको देख करके पता नहीं चल सकता। तो जो अप्रकट सुखाचार होते हैं
उनका कोई चिन्ह नहीं होता। तो इस तरह से ये हमें पता चल गया कि कंटिन्यूअस क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव राइट कैसे होते हैं, अपैरेंट कैसे होते हैं और नॉन अपैरेंट कैसे होते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिससे हम लोग एमसीक्यूज को समझ पाएंगे, आसानी से लर्न हो पाएंगे। तो ये हम अब कुछ सेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि हमें क्या पढ़ना चाहिए था। तो हमने जो सेक्शन पढ़ने थे, तो सेक्शन 4 पढ़ना था, 5 पढ़ना था, 13 पढ़ना था, 15 पढ़ना था, 18 पढ़ना था। ये तो हमें पढ़ने थे, जानने थे। इसके बाद एचएस लेवल के लिए जो हमें जानना चाहिए था वो हमें सेक्शन 37 से सेक्शन 47 तक जानना चाहिए। इसमें एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट दिया गया है कि ईजमेंट का निर्वार्पित कैसे होता है, ईजमेंट का रिवोकेशन कैसे होता है, ये हमको इसमें जानना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 49 हमको जानना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें सेक्शन 52 जानना चाहिए, जिसमें लाइसेंस दिया गया है, अनुज्ञप्ति दी गई है। सेक्शन 52 में अनुज्ञप्ति को डिफाइन किया गया है। तो हमें अनुज्ञप्ति जानना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं 37 to 47 के बीच से क्वेश्चन आए हैं और 4, 5, 13, 15, 18 से भी क्वेश्चन मिले हुए हैं मुझे देखने को। तो और यही कुछ लेवल के सेक्शन भी हैं ईजमेंट में जो एचएस में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए अब हम ले लेते हैं एमसीक्यू सीधे। तो चलिए पहला एमसीक्यू लेते हैं। चूँकि मैं एमसीक्यू वही दूंगा जो हमारे काम के हैं, लेवल के हैं, समय ज़्यादा है नहीं है पढ़ने के लिए, तो वही पढ़ना है जो हमारे काम का है, बहुत ज़रूरी है। बा के मकान के साथ पड़ोसी आ की अड़चन के बिना खिड़की से रोशनी पाने का अधिकार। तो ये आप देखिए कि एक मकान है, बा का मकान बना हुआ है, बा के मकान के पास पड़ोसी आ की अड़चन के बिना, यानी कि बा को अपने मकान में रोशनी चाहिए, रोशनी पाने का अधिकार, यानी कि उस खिड़की कर रखी होगी, जंगला लगा रखा होगा, कुछ तो कर रखा होगा जिसकी वजह से रोशनी उसके अंदर जाएगी। तो वो अधिकार जो रोशनी पाने का अधिकार है, वो जो बगल में आ का मकान बना है उसके अड़चन के बिना होगा वो, यानी कि वो अड़चन नहीं डाल सकता उस पर, उसको वो अधिकार है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, विच्छिन्न सुखाधिकार है, अविच्छिन्न सुखाधिकार है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। तो यानी कि विच्छिन्न अविच्छिन्न जो सुखाधिकार है, तो ऐसा अधिकार अविच्छिन्न सुखाधिकार कहलाता है। इसको डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट कहते हैं। विच्छिन्न को कंटिन्यूअस, अविच्छिन्न को डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट कहते हैं। प्रत्यक्ष को अपैरेंट और अप्रत्यक्ष को नॉन अपैरेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो राइट होगा बा का, वो डिसकंटिन्यूअस राइट होगा। बा की भूमि से होकर आ का अपने घर जाने के लिए एक रास्ते का अधिकार है। तो ये जो रास्ते का अधिकार है ये कंटिन्यूअस ईजमेंट है, उसे तो करना ही करना है, रोज ही आना जाना है। तो बा की भूमि से होकर आ का अपने घर जाने के लिए एक रास्ता का जो अधिकार है वो विच्छिन्न यानी कि कंटिन्यूअस है। वो आ का मकान ही ऐसी जगह है कि वो बा के भूमि से होकर के ही गुजर पाएगा, अपने घर से आने जाने का काम कर पाएगा, वो ऐसी स्थिति में है। तो ये जो मार्गाधिकार है वो विच्छिन्न या कंटिन्यूअस ईजमेंट कहलाएगा।
का को अपनी भूमि पर मकान बनाने से खा अपने पूर्व निर्मित मकान के उचित प्रयोग के लिए रोकता है। तो यह एक अप्रत्यक्ष या नॉन अपरेंट ईजमेंट कहलाएगा। ये सेक्शन 5 में दिया गया है, टाइप्स ऑफ ईजमेंट। तो यहाँ ये आप बिल्कुल देख लीजिए। तो ये अप्रत्यक्ष सुखाधिकार कहलाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप बेयर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है कि अगर कोई मकान बना हुआ है किस का तो का को अपनी भूमि पर अपना मकान बनाना है, यानी कि किसी का भी मकान पहले से बना हुआ है और उसके बगल में हमें अपना मकान बनाना है, तो बस हमें ये याद रखना है कि उसके सुखों पर, जब भी हम अपना मकान बनाते हैं तो बगल वाले के सुखों पर, जो भी भूमि से संलग्न या भूमि से जुड़े हुए सुख हैं, उन पर अड़चन नहीं पड़े। ये हमें याद रखना है, क्योंकि उसके पास वो अप्रत्यक्ष सुखाधिकार का राइट यानी कि सुखाधिकार है। तो का को अपनी भूमि पर मकान बनाने से खा अपने पूर्व निर्मित मकान के उचित प्रयोग के लिए रोकता है। तो चूंकि अगर आप गलत तरीके से बनाएंगे तो जिसका मकान वहाँ पहले से बना हुआ है, जिसके सुखों में उपयोग, भूमि के भवन के उपयोग के सुखों में कमी आती है, तो वो व्यक्ति रोकेगा ही रोकेगा आपको। तो यहाँ ये समझना है कि उसके सुखों पर हम अड़चन ना डालें और अपना मकान बना लें। ऐसे अधिकार को अप्रत्यक्ष सुखाधिकार कहते हैं, जो कि खा के पास होगा, बगल वाले के पास होगा, आपके पास नहीं होगा। अब ये भी देख लेते हैं। एक ऐसे अधिकार जिसमें अधिमानी संपत्ति का स्वामी यानी कि डोमिनेंट प्रॉपर्टी का स्वामी अधिसेवी संपत्ति से यानी कि सर्विएंट संपत्ति से सुखाधिकार से लाभान्वित होने के अतिरिक्त उसकी जमीन को अथवा उस पर उगने वाली फसल को अथवा उससे जुड़ी किसी वस्तु को लाभार्जन के लिए प्राप्त करता है, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? पर स्वभोग अधिकार कहते हैं। ये साफ है, यहाँ पर टिक कर रखा है मैंने। तो इसको हम पर स्वभोग अधिकार कहते हैं, यानी कि दूसरे की जमीन से जुड़े हुए, ये दूसरे की ज़मीन से जुड़े हुए जो हमारे पास अधिकार हैं वो पर स्वभोग अधिकार कहलाते हैं। आप ये क्वेश्चन एक बार और आप पढ़ देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा अधिकार जिसमें डोमिनेंट संपत्ति का स्वामी सर्विएंट संपत्ति से सुखाधिकार से लाभान्वित होने के अतिरिक्त उसकी ज़मीन को अथवा उस पर उगने वाली फसल को जो सर्विएंट पर है अथवा उससे जुड़ी किसी वस्तु को लाभार्जन के लिए प्राप्त करता है, तो ऐसे अधिकार को पर स्वभोग अधिकार कहते हैं या पर स्वभोगा अधिकार कहते हैं। चूँकि वो जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी का जो स्वामी है वो सर्विएंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से सुखाधिकार के अलावा भी कुछ अधिकार प्राप्त कर लेता है और वो लाभार्जन के लिए ऐसा करता है, तो वो पर स्वभोगाधिकार कहलाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है ईजमेंट पर। ये अधिकार है, ईजमेंट वो सर्विएंट पर है, वो अलग है, उससे इतर तो ये ऐसा अधिकार ईजमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। ये यहाँ पर आपको समझना है। एक और अच्छा सा देख लेते हैं। जहाँ भूमि आ तथा बा ये भूमियाँ हैं, आ और बा एक समान स्वामी सा के स्वामित्व तथा कब्जे में है। तो यानी कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कब्जे में दो संपत्तियां हैं, ए और बी, आबा,
तथा अ का ब पर विशेषाधिकार का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो दो संपत्तियाँ उसके पास आपस में है, एक डोमिनेंट है और एक सर्विएंट प्रॉपर्टी है। तथा बाद में अ दा को बेच देता है। जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी है वो दा को बेच देता है, तथा जो सर्विएंट प्रॉपर्टी थी वो अपने पास ही रोक लेता है, बास आ के पास ही रह जाती है। तो वह विशेषाधिकार भी आ के साथ अंतरित हो जाता है। तो यहाँ ये जानना है हमको कि जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी है उसके साथ जो भी सुखाधिकार जुड़ा होगा, जब भी वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र की जाएगी तो उसके साथ में वो सुखाधिकार भी जो उस भूमि से भवन से जुड़े हुए हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वो अलग नहीं किए जा सकते। तो ऐसे अधिकार जो होते हैं, ये जो ईजमेंट है वो ट्रांसफरेबल होता है, ये यहाँ बताना चाहता है। तो वह विशेषाधिकार जो समान सत्य के दौरान प्रयोग किया जा रहा था, ऐसे अधिकार को हम क्वासी ईजमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसका सेक्शन ये है कि नहीं, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा बेयर को देख करके, चूँकि ये जो है आवश्यकता से संबंधित है। नेसेसिटी एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय नेसेसिटी, उससे है ये रिलेटेड। तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। एचजीएस में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इसको मैं इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रख देता हूँ। तो ये आप देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि ऐसे जो ईजमेंट्स होते हैं, वो जो भी ईजमेंट डोमिनेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो राइट्स भी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उस व्यक्ति के पास चले जाएंगे जिसको वो ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कि ट्रांसफरी के पास चले जाएंगे वापस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुखाधिकार कौन अर्जित कर सकता है? तो पहला देखिए, अचल संपत्ति के स्वामी द्वारा। दूसरा है स्वामी की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जिसके कब्जे में संपत्ति हो। पट्टाग्रहिता द्वारा, उपर्युक्त एवं भी दोनों। तो जो सुखाधिकार है ये दोनों व्यक्ति अर्जित कर सकते हैं, अचल संपत्ति के स्वामी द्वारा या स्वामी की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जिसके कब्जे में वो संपत्ति है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस संपत्ति पे रह रहा है उसके पास जो भी सुखाधिकार हैं वो तो इस्तेमाल करेगा ही, यूज करेगा ही, लेकिन उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी हैं उसके बाद वो भी उन सुखाधिकारों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो उसके बाद उत्तराधिकारियों को चले जाएंगे। या स्वामी की ओर से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में वो संपत्ति हो जो स्वामी की है, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति उत्तराधिकारी हो सकता है या ट्रांसफरी हो सकता है, तो इनको वो सुखाधिकार अर्जित हो जाएंगे, वो एक्वायर कर लेंगे ऑटोमेटिक। पट्टाग्रहिता सुखाधिकार अर्जित नहीं कर सकता है और इसके लिए हमें अनुज्ञप्ति की आवश्यकता पड़ती है, लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अभी हम आगे देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। सुखाधिकार अर्जित करने के ढंग क्या है, मोड्स क्या है? तो देखिए, जो क्वासी ईजमेंट होता है, अभी पढ़ा आपने कि वो अगर दो संपत्ति हैं, एक डोमिनेंट है एक सर्बिएंट है, तो सर्बिएंट्स पर जो भी राइट्स हैं डोमिनेंट के, तो अगर वो व्यक्ति डोमिनेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो वो राइट तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन जो सर्विएंट है तो वो उसके पास है, तो वो जो राइट्स जो भी थोड़ी बहुत सर्विएंट उसके पास है, चूँकि उसी का ही पार्ट वहाँ पर गया हुआ है, तो वो जो भी उसने राइट एक्वायर किया है वो क्वासी ईजमेंट के अंतर्गत आएगा। तो हम क्वासी ईजमेंट यानी कि अर्ध सुखाधिकार द्वारा भी सुखाधिकार को अर्जित कर सकते हैं। चिरभोग द्वारा भी सेक्शन 15 में आपने पढ़ा है
बाय नेसेसिटी, आवश्यकता द्वारा भी, सेक्शन 13 में इसको हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हम ये तीनों तरह से सुखाधिकार का अर्जन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन लेते हैं एक, चिरभोग के आधार पर सुखाधिकार के अधिकार के लिए आवश्यक है कि उसका उपयोग किया जाए बिना विघ्न बाधा के लगातार 20 साल तक किया जाए। एक मैचिंग देख लो, अच्छी मैचिंग है। सही सुमेलित युग्म है, तो इसमें हमको सही को सुमेलित कर देना है। तो सुखाधिकार की परिभाषा सेक्शन 4 में हमने बता ही रखी है। चिरभोग द्वारा अर्जन सेक्शन 15 में, ये आपने पढ़ ही रखा है। रूढ़िगत जो सुखाधिकार है वो 18 में, ये भी आपने पढ़ रखा है। सुखाधिकार का जो निलंबन है वो सेक्शन 49 में, ये भी आपने पढ़ रखा है। इस तरह से अगर आपने पढ़ रखा है तो ये मैचिंग आपको बहुत ईजी लग रही होगी। सुखाधिकार कल्प यानी कि क्वासी ईजमेंट से संबंधित धारा है। तो क्वासी ईजमेंट से संबंधित जो सेक्शन है वो 13 है, और नेसेसिटी से संबंधित जो सेक्शन है वो भी 13 है। तो इस तरह से जो क्वासी वाला हमने देखा था सेक्शन 13, वो भी उसके अंतर्गत कवर होता है, और क्वासी भी कवर होता है। तो अब ये याद रखने की बात है कि वो जो सेक्शन 13 है एक्चुअली वो नेसेसिटी के लिए जाना जाता है, और उसके अंतर्गत इस टाइप का सुखाधिकार होता है। तो आप बेयर में देख लीजिएगा, एक ही साथ दोनों मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन लेते हैं, चिरभोग द्वारा सुखाधिकार किस धारा के अंतर्गत? तो ये भी हमने पढ़ रखा है, सेक्शन 15 है चिरभोग द्वारा। तो हम लोगों ने चूंकि शुरू में थोड़ा बेसिक कर लिया है, इससे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको रट भी जाएंगे और बहुत आसान भी लग रहे होंगे। और अगर इस बार ईजमेंट से क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर तो भाई पक्का है मेरी तरफ से। सुखाधिकार में विघ्न उत्पन्न होने पर क्षुब्ध पक्षकार को उपचार प्राप्त है, यानी कि सुखाधिकार अगर आपके पास है और कोई व्यक्ति उस पर बाधा उत्पन्न करता है, विघ्न उत्पन्न करता है, उसको तोड़ता है या आपको यूज करने से मना करता है, तो आपके पास क्या उपचार है, क्या अधिकार है? तो आपके पास दोनों अधिकार हैं आपके पास। पहला तो यही है जनरली कि लोग इंजेक्शन ले आते हैं, और उसके बाद क्षतिपूर्ति का वाद दाखिल करने का भी अधिकार है। लेकिन पहले तो आप इंजेक्शन लाएंगे ना, व्यादेश लाएंगे, तो दोनों अधिकार आपके पास है। क्षतिपूर्ति का वाद दाखिल करने का अधिकार है, व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार है, ये दोनों अधिकार आपके पास हैं। ये भी मैचिंग देख लीजिए। सुखाधिकार का निलंबन या निर्वापन सेक्शन 49, सुखाधिकार का पुनः प्रवर्तन सेक्शन 51, इम्पॉर्टेंट, ये सेक्शन ही अकेले पूछता है, पूछ भी चुका है। अनुज्ञप्ति की परिभाषा सेक्शन 52, ये हमने आपको बता ही रखा है, अभी पॉपुलर है ये। अनुज्ञप्ति अंतरणीय है, इस सेक्शन 56 में बताया गया है कि अंतरणीय है कि नहीं है। ये बात अनंतरणीय है या क्या है वो आपको सेक्शन 56 में बताया गया है, वहाँ पढ़ना पड़ेगा तब कन्फर्म होगा आपको ये। तो ये आप सेक्शन रन कर लीजिए। सेक्शन सुखाधिकार का कब निर्वापन एक्सटिंक्शन होता है? तो एक्सटिंक्शन कब हो जाता है ईजमेंट का, ये आपको बताना है। और इससे संबंधित 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसेवी स्वामी के अधिकार के विघटन द्वारा, नियुक्ति द्वारा निर्वापन, निर्मुक्ति है, ये निर्मुक्ति है, यानी कि अगर वो व्यक्ति जो अधिष्ठायी संपत्ति का व्यक्ति है वो निर्मुक्त कर दे, सर्विएंट प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उनको छोड़ दे, ना यूज करे, या वो उस व्यक्ति से निर्मुक्ति करवा ले क्योंकि उसको विकल्प मिल गए हैं, तो भी ये
निर्वार्पित हो जाएगा प्रतिसंग्रहण द्वारा, तो जो बाई रिवोकेशन है उसके द्वारा भी ये इनका निर्वार्पण होता है। आवश्यकता की समाप्ति द्वारा भी निर्वार्पण होता है। आवश्यकता वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो इस तरह से ये जो सुखाधिकार हैं, इसमें ये पूछा गया है कब कब ये इनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, कब ये निर्वार्पित हो जाते हैं। अब यहाँ पर टाइम की बात कही गई है, किन स्थिति में ये निर्वार्पित हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सुखाधिकार का निर्वार्पण हो जाता है, और अब यहाँ पर ये आपको बताना है कि वो कौन सी स्थितियाँ हैं अगर वो स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं तो सुखाधिकार निर्वार्पित हो जाएगा। पहले में वो टाइम एंड कंडीशन की बात की गई है, और यहाँ पर पोजीशन की बात की गई है, सर्कमस्टेंसेस की बात की गई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड कंडीशन बताता है 17, और जो 18 वाला है ये सर्कमस्टेंसेस बताता है, किन किन सर्कमस्टेंसेस पर वो निर्वार्पित हो जाएगा। पहला है अनुपयोगी सुखाधिकार होने पर, जब सुखाधिकार यूजलेस हो जाए। अधिभावी संपत्ति एवं अनुसेवी संपत्ति में से किसी का विनाश हो जाए तो फिर रहे कहाँ जाएगा। स्वामित्व की एकता, यानी कि बगल वाला अपने बगल वाले मकान को खरीद ले, यानी कि अधिष्ठायी संपत्ति वाला व्यक्ति है, वो चाहे वो सर्विएंट को खरीद ले, चाहे सर्विएंट वाला डोमिनेंट को खरीद ले, तो वो राइट फिर ख़त्म ही हो जाएंगे, वो तो उसी के पास ही रहेंगे ना फिर। और इसके बाद अनुपभोग द्वारा, अगर उसका उपभोग ही नहीं किया जा रहा तो भी वो सुखाधिकार, मान लो हमारे पास है, हम उसका उपभोग ही नहीं कर रहे हैं, यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो भी वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये 17 और 18 थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख रहा हूँ, यहाँ से आए हुए क्वेश्चंस हैं। सुखाधिकार के निलंबन का उपबंध है, तो सेक्शन 49 एक्सटिंक्शन के बारे में बताता है, ये आपको याद रखना है। अब ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। धारा 45 के अधीन निर्वार्पित एक्सटिंग्विश्ड सुखाधिकार पुनः प्रवर्तित हो जाता है। तो यानी कि धारा 45 में उन सुखाधिकारों को बताया गया है जो पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं। तो अभी आपने देखा कि अगर वो संपत्ति ही नष्ट हो जाती है तो सुखाधिकार उसके समाप्त हो जाएंगे। वो सर्कमस्टेंसेस में आपने देखा कि नष्ट हो जाए वो संपत्ति जिसको अधिकार है, तो उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो अब वो अगर वो समाप्त हो गया है तो फिर वो उनका पुनः परिवर्तित कब किया जा सकता है, यानी कि उनको हम कब रिवाइव कर सकते हैं। तो जब नष्ट हुई संपत्ति 20 वर्ष समाप्त होने से पूर्व जरोड़ के जमा होने से पुनः स्थापित हो जाती है। तो मान लो कोई संपत्ति नष्ट हो गई है और वो संपत्ति जल भराव के कारण या किसी तरह से फिर से वो जमा हो जाती है, उस लायक हो जाती है कि उसका हम यूज कर सकते हैं, और ऐसा 20 वर्ष समाप्त होने से पूर्व होना चाहिए। तो वो पुनः परिवर्तित कराया जा सकता है ऐसे अधिकार को। जब नष्ट हुई संपत्ति अनुसेवी भवन है, यानी कि सर्विएंट है, और 20 वर्ष समाप्त होने से पूर्व ऐसे भवन का उसी स्थल पर पुनर्निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा कि जो पहली स्थिति है वो डोमिनेंट प्रॉपर्टी की है ना। तो वो अगर किसी भी तरह से, अब तो ये संभव नहीं है, वो ज़माना था जब जड़ों वगैरह या पानी जल भराव वगैरह होता था, ज़मीन समतल हो जाती थी या गाँवों में पानी भर जाता था, मकान बह जाते थे, फिर पानी भरा रहता था, फिर मिट्टी जम जाती थी। तो वो वो एक कंडीशन थी। तो हमें तो एग्ज़ाम देना है भाई, तो हमें समझना है कि अगर आएगा तो हमको करना क्या है। तो अब इस सेकंड में बताया गया है कि अगर वो सर्विएंट प्रॉपर्टी है तो 20 वर्ष समाप्त होने से पूर्व ऐसे भवन का उसी स्थल पर पुनर्निर्माण अगर हो जाता है
जब नष्ट हुई संपत्ति अधिष्ठायी भवन है और 20 वर्ष समाप्त होने से पूर्व ऐसे भवन का उसी स्थल पर और ऐसी रीति से पुनर्निर्माण हो जाता है कि अनुसेवी संपत्ति पर और अधिभार अधिरोपित ना हो। ये समझने की बात है यहाँ पर। तो ये जो 3 कंडीशन दी गई हैं आपने समझा। पहली, जरूर की वजह से पुनः वो उस लायक हो जाए। दूसरा, यदि संपत्ति सर्विएंट है तो 20 वर्ष समाप्त होने के पूर्व उसी जगह पर वो बन जाती है, बना दी जाती है, बना ली जाती है। या फिर तीसरे में संपत्ति डोमिनेंट है तो 20 वर्ष समाप्त होने के पूर्व वह उसी जगह पर और उसी रीत से तो बना लिया जाता है, पुनर्निर्माण हो जाता है कि अनिसेवी संपत्ति पर और अधिभार अधिरोपित न हो, कि जो जितने सुखाधिकार थे उतने ही बढ़े नहीं। इस तरह से ये तीनों स्थितियों में हम पुनर्जीवित कर सकते हैं उन अधिकारों को। अब इसमें पूछता है गलत उत्तर बताइए, गलत विकल्प का चयन करिए। तो अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं है। लाइसेंस की बात पूछ रहा है, लाइसेंस को सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है। अनुज्ञप्ति एक सकारात्मक अधिकार है। अनुज्ञप्ति में हित का अंतरण नहीं होता। यह एक नकारात्मक अधिकार है। क्या है? तो देखिए, अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होती। ईजमेंट तो ट्रांसफरेबल है, लेकिन ये नहीं है। ये एक पॉजिटिव है। और अनुज्ञप्ति में हित का अंतरण नहीं होता, ये आप जान लीजिए। तो इसमें गलत हो गया ये तीनों सही है। फिर पूछ रहा है गलत उत्तर बताइए, वो भी सेक्शन 52 से ही है। अनुज्ञप्ति एक व्यक्तिगत अधिकार है। अनुज्ञप्ति के निरसन से पूर्व नोटिस देना आवश्यक नहीं है। हाँ, नहीं है। लाइसेंसधारी अपने नाम से वाद दायर नहीं कर सकता है। तो जो अनुज्ञप्तिधारी है वो अपने नाम से वाद दायर नहीं कर सकता है। सेक्शन 52 को देखना पड़ेगा, इसके लिए बिल्कुल नहीं कर सकता है। अनुज्ञप्ति स्वीकृत द्वारा प्रदान किया जाता है, ये उत्तर गलत है। उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बताया गया है, उसके अनुसार ही अनुज्ञप्ति ली दी जाती है। केवल स्वीकृति देने से वो नहीं मिल जाती है। और जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि भारतीय सुखाधिकार की कौन सी धारा प्रथागत सुखाधिकार से संबंधित है। तो हमने रूल के लिए सेक्शन 18 पढ़ रखा है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे MCQ आज लिए हैं जो अपने लिए ठीक हैं और इसी कैटेगरी के, इसी लेवल के और इन्हीं से मिलते जुलते, और इस काफ़ी कुछ यही पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। तो मैंने उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो देने की कोशिश की है। और कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करते रहा करिए, मेरा मनोबल बढ़ता रहता है। आपसे कमेंट के माध्यम से बातें हो जाती हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है मुझको। और अंत में आज 15 अगस्त है, आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे चैनल की तरफ से। आप सभी को धन्यवाद।